अच्छा बेटा, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? किसी भी, देखो, जब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है कोई, तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं। एक, आपके पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट से, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से जुड़े हुए होते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। अब प्रोसेस में एक चीज हमें पता है, जैसे अभी हमने लास्ट कॉपर क्लोराइड का प्रोसेस किया था, उसमें क्या था कि क्लोरीन के नेगेटिव आयंस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था एक इलेक्ट्रोड पर जाके। वही इलेक्ट्रॉन देन कॉपर के एटम ने गेन किया था, जिसकी वजह से कॉपर न्यूट्रल हो गया था। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने का अमल हुआ था एनोड पर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का अमल हुआ था बेटा कैथोड पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ एनोड पर, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कैथोड पर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर हुआ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, हो सकता है कि मैंने इस सर्किट में एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रोड मैंने फॉर एग्जांपल कॉपर का लगाया, दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने आयरन का लगाया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का अमल हो गया। इसी जगह अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रोड लगा देता जिंक का और एक इलेक्ट्रोड लगा देता क्रोमियम का, तो शायद ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता, ना कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता। ये बात समझ में आई बेटा? सर लास्ट वाली बात रिपीट कर दो। आखिरी में मैंने ये बात कही कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर और आयरन, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कॉपर और आयरन लगाया, मैं सपोज कर रहा हूँ ये बात कि मैंने कॉपर और आयरन लगाया, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये इलेक्ट्रोड की स्ट्रिप चेंज कर दूं, कॉपर और आयरन की जगह जिंक और क्रोमियम लगा दूं, तो देयर माइट बी अ चांस कि ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना कॉपर गेन करे। इट इज पॉसिबल। मैं भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा सर, अब ऐसा क्या हुआ कि आयरन और कॉपर के पेयर ने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करा, बट क्रोमियम और जिंक के पेयर ने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं किया? तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है और ये डिफरेंस क्या है बेटा? ये है बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें तीन बातें हैं: इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। असल में इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, इन दोनों के दरमियान देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट पास होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट पास भी नहीं होगा। ओके सर, व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब ये समझ लो। देखो, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बल्ब है जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, होता कुछ इस तरह से बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और ट्रेवल करके वो जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब में से गुजर रहे होते हैं तो ये बल्ब ग्लो करता है,
ठीक है, ये बल्ब ग्लो करता है और करंट पास हो जाता है। आपने देखा होगा अगर यहाँ बैटरी लगी है तो उस बैटरी के साथ इस तरीके से लिखा होता है 5V या 3V या 6V। आपने देखा है इस तरीके से लिखा हुआ किसी सेल पर, किसी बैटरी पर? यस सर। ये जो 5V 2V 3V आप देखते हो ना बेटा, ये दरअसल है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप वोल्टेज कहते हो ना, ये वोल्टेज दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। देखो इस दुनिया में हमने फिजिक्स में ये बात पढ़ी है कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज अगर आपको मूव करानी है तो यू नीड फोर्स फॉर दिस। ठीक है, फोर्स और यू कैन से एनर्जी, इन चीजों की जरूरत है अगर किसी चीज को आपको मूव कराना है। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना फोर्स या एनर्जी के मूव कर जाए? तो जवाब होगा नहीं। कोई भी ऐसी इस दुनिया की चीज नहीं है जो बिना फोर्स या एनर्जी के मूव कर सकती हो या मूव करने की सलाहियत रखती हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना फोर्स या एनर्जी के मूव करने की सलाहियत रखती हो, तो एक एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर एक सर लेकिन आपने कल ही तो बोला था कि वो होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं, नहीं, बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये बात नहीं है कि जो रिएक्शन का ताल्लुक है ना स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वो बेसिकली सब्सटेंसेस के मिलने से, वहां पर भी सब्सटेंसेस मिलते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, वहां पर भी एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप ये समझ रहे हैं कि वहां पर कोई एनर्जी चेंज नहीं है और बिना एनर्जी चेंज के ही रिएक्शन हो रहा है, तो आप गलत समझ रहे हैं बेटा, क्योंकि एनर्जी चेंज तो मस्ट है, उसके बगैर तो प्रोसेस या किसी भी किस्म का रिएक्शन होना नामुमकिन है। एनर्जी चेंज तो होगा, लेकिन समटाइम्स आप खुद से एनर्जी चेंज करवाते हो एक्सटर्नली कुछ वर्क करके। मतलब खुद से पार्टिकल्स अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उन्हें फोर्स करते हो एनर्जी चेंज करने पर। ठीक है ना, जब आप फोर्स करते हो एनर्जी चेंज करने पर, तो उस चीज को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपने फोर्स कराया एनर्जी चेंज करने पर, ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जब आप फोर्स नहीं करते तो वो फोर्स नहीं करते तो स्पॉन्टेनियस आपने हो उल्टा जाता है। बोल दिया। हाँ, फोर्स नहीं करते तो स्पॉन्टेनियस होता है, और फोर्स करते हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। पार्टिकल्स के कोलिजन इफेक्टिव या मूवमेंट बनाने के लिए आपको समटाइम्स एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, लेकिन समटाइम उनकी अपनी इनर एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अगर मूव हो रही हो वो बिना एनर्जी या बिना फोर्स के मूव हो जाए। लाजमी तौर पर आपको एनर्जी या फोर्स की जरूरत होती है किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए। ठीक है ना, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल है, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 फ्लोर है, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। थोड़ा पतला बना दिया मैंने खुद को, इतना पतला मैं हूं नहीं। एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो कि जिस फ्लोर पे मैं 4th फ्लोर पे खड़ा हूं, ये फ्लोर की जमीन टूट जाए और 3rd फ्लोर की जमीन टूट जाए, क्या होगा? सर आप गिर जाएंगे और सेकंड फ्लोर पे आ जाएंगे। मैं नीचे गिर के 2nd फ्लोर पर आऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर मैं जो गिरा, अभी अभी जो मैं गिर रहा हूं, तो ये मेरा गिरने के अमल में एनर्जी कहां से आई? बात तो सर हमारी ये यही हुई ना? नहीं तो ग्रेविटी भी है तो मूवमेंट, तो बेटा मूवमेंट के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। यस सर। तो मैं तो ये बात कर रहा हूं, ग्रेविटी भी अगर है, ठीक है, ग्रेविटी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, बट अगर कोई चीज मूव कर रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी ना। अच्छा, एक बात बताओ,
फिजिक्स में आप लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ लिया है? यस सर। तो फिर वहां पर आपने एनर्जीज की टाइप भी तो पढ़ी होंगी। जी सर, जी मैं ये सर। बोल रही हूँ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात सही हुई है ना सर? इट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब आप हाइट पे खड़े हुए थे तो आपकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब आपकी बॉडी की इस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज होने से रोका हुआ था उस जमीन ने जिस पर आप खड़े हुए थे। जैसे ही आपने उस जमीन को हटाया, वो रुकावट हट गई जो आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज होने से रोक रही थी, जिसकी वजह से आप नीचे गिर गए। वो पोटेंशियल एनर्जी सर दरअसल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जिसकी वजह से आप नीचे गिर गए। बात समझ में आई बेटा? जी सर। जी सर। ये जो दरअसल पोटेंशियल एनर्जी है ना, यही दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस भी है बेटा। अब इसको ऐसे समझो कि ये एक पॉइंट है, एक एरिया है, और ये एक स्पेस एरिया है। ये पॉजिटिव है और ये एरिया नेगेटिव है। अगर मैं इस पॉजिटिव सरफेस पे से ये बाउंड्री हटा दूं, तो अगर ये पॉजिटिव सरफेस में यहां से हटा दूं, मतलब इस पॉजिटिव सरफेस को रोके हुए जो पॉजिटिव चार्ज को रोके हुए जो सरफेस थी, इस सरफेस को मैं हटा दूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा आपका कि ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव? क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, होगा। होगा ना? तो अच्छा, ये मूव होगा तो इसको भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसको मूव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा बेटा हाई पोटेंशियल का, और ये जो एरिया होगा ये लो पोटेंशियल का है। तो चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? सर जी बेटा। सर, चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। जी बेटा, ऑलवेज। ओके सर। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर क्या हो गई? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन अ मेटल एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दरअसल जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है ना, तो वो इस मेटल के स्ट्रिप का पोटेंशियल कुछ और कर देता है। फॉर एग्जांपल इसका पोटेंशियल हो गया 2, और इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल 1। अब इलेक्ट्रोलाइट में नहीं, ऐसे नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट में जो नेगेटिव आयन है उसका पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल 1, और जो पॉजिटिव आयन है उसका पोटेंशियल है कुछ और। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है ना, ये इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज मैंने सपोजिशन में ली हुई हैं। कोई ये बोले सर यहाँ कम यहाँ ज्यादा क्यों हो गया? ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे सर्किट में फ्लो करता है। अगर ये डिफरेंस क्रिएट ना हो तो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट पे फ्लो नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। सर, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल का? ओके सर। ठीक है। और ये जो हमने इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया होता है, यहां पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और यहां पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहीं से ही ना, फिर घूम फिर के यहाँ पे आएगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करना है, तो उसके लिए तो लाजमी सी बात है कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करेगा। क्लियर बेटा? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब इस दुनिया के जितने भी मेटल्स हैं ना बेटा, उन तमाम मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला हुआ है, और ये निकालना जरूरी भी है, ठीक है, ये निकालना जरूरी भी है। अच्छा, अब मैं दूसरे फिनोमेना पे चल रहा हूं। अभी तक आपको मैंने एक बात पढ़ाई थी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, ये बात मैंने अभी तक की थी। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। अब हम केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, और उसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जो है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया, बहुत जरूरी था समझना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहां पर ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सर्किट है आपके सामने। इस सर्किट की पहले कंस्ट्रक्शन समझना। ये एक बीकर है जिसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट का। ये एक बीकर है जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन लिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट का। जब ये सॉल्यूशन लिया तो बेसिकली इधर है जिंक के पॉजिटिव आइंस, और इधर है सल्फेट के नेगेटिव आइंस और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आइंस, और इधर है जिंक के पॉजिटिव आइन और सल्फेट के नेगेटिव आइंस। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक दूसरे से बैटरी के जरिए जोड़ दिया। इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में मैंने एक, ये देख रही हो रॉड, ये रॉड जैसी एक चीज लगा दी है। ये जो रॉड जैसी चीज है, ये क्या है? इसका नाम है बेटा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सॉल्यूशन के बीच में न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना। इसका फंक्शन सबसे आखिर में समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये पूरा सिस्टम अरेंज किया, जैसे ही पूरा सिस्टम आपने अरेंज किया, वैसे ही क्या हुआ, यहां पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अच्छा, क्या केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ सर? बेटा यहां केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि ये जो जिंक का न्यूट्रल एटम था, ये जिंक का न्यूट्रल एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर गया। अच्छा, क्यों लूज कर गया? सवाल तो ये है, क्योंकि इस जिंक इलेक्ट्रोड और इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड में मौजूद जिंक के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ठीक है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अच्छा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो सर जिंक तो आयन बन जाएगा। पहले तो ये न्यूट्रल एटम था सॉलिड इलेक्ट्रोड के अंदर, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये तो सर जिंक का आयन बन जाएगा ना लिक्विड स्टेट में। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा। अब ये जिंक का आयन बन गया, और आयन बनने के बाद ये जिंक का जो आयन है ना बेटा, ये कभी भी इलेक्ट्रोड में नहीं रह सकता, इसको लाजमी तौर पर सॉल्यूशन में आना पड़ेगा, ठीक है। ये कभी भी इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन में नहीं रह सकता, इसको लाजमी तौर पर सॉल्यूशन में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रोड में रहने के लिए जरूरी है कि ये जो जिंक का एटम है ना, ये सॉलिड स्टेट में हो और ये न्यूट्रल हो। जब ये न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इस इलेक्ट्रोड में नहीं रह सकता। वो कहते हैं ना बेटा, जैसा देश वैसा भेस। तो अगर इसे इलेक्ट्रोड में रहना है तो जरूरी है कि ये न्यूट्रल शक्ल में रहे, पॉजिटिव शक्ल में ना रहे। लेकिन अब चूंकि ये पॉजिटिव शक्ल में आ गया है तो ये इस इलेक्ट्रोड में नहीं रह सकता, इसको इस इलेक्ट्रोड से लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। अब ये जिंक का आयन इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है, ओके। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक के एटम ने लूज किए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी इलेक्ट्रॉन की तरह एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके पहुंचेंगे इस तरफ दूसरे इलेक्ट्रोड पर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहां पर आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाई है रिएक्शन कराने के लिए? ये बैटरी नहीं है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये बैटरी नहीं है, इसे कोई बैटरी मत कहना। बताओ। सर रिपीट कर दें क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में
क्या आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाया है? मतलब कोई बैटरी, कोई सॉकेट, कोई ऐसी चीज लगाई है? ओ सर, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे। नहीं लगाया है। कहने का मकसद ये है कि हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खुद फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड थ्रू दिस इलेक्ट्रोड। हमने कोई एक्सटर्नल, कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है सर, इट्स ऑल राइट। हमने कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स अप्लाई नहीं किया एक्सटर्नली। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां से इस इलेक्ट्रोड पर आए और अगर मैं रास्ते में कोई बल्ब लगा दूं तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजरेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, क्या ख्याल है? जी सर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई बेटा। यस सर। तो हमें यही तो करना था, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करनी थी, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करनी थी बेटा। बात समझ में आ गई ना? अभी मैं उस मकसद पे नहीं पहुंचा हूं जिस मकसद के तहत मैं ये टॉपिक आपको अभी पढ़ा रहा हूं, वो मकसद अभी थोड़ा दूर है, ठीक है ना। वो मकसद अभी थोड़ा दूर है। तो ये अभी ये ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब मुझे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, अच्छा, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर बेटा एक डिवाइस है और इस डिवाइस का काम होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज को नापना कि कितना वोल्टेज है। जैसे आपके पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, मैं नाम लेता हूं तो थोड़ा अंदाज आहिस्ता आसान होगा आपके लिए समझना। एक होता है एम मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, और एक होता है गैल्वानोमीटर, ठीक है। अब एम मीटर का काम क्या होता है? एम मीटर का काम होता है किसी सर्किट में करंट है तो उस करंट को सिर्फ डिटेक्ट करना, बस, और कोई काम नहीं है। मतलब करंट कितना है ये बताना, करंट कितना फ्लो हो रहा है। मैंने गलत बोल दिया, डिटेक्ट करना नहीं, इसको फ्लो कराना, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ये बताना। दूसरी बात, वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस जो ये नापता है कि किसी सर्किट में वोल्टेज कितना है। और गैल्वेनोमीटर का काम होता है किसी सर्किट में करंट है या नहीं, सिर्फ इतना पता करना, मतलब करंट को सिर्फ डिटेक्ट करना, कितना ये नहीं बता सकता ये। अच्छा, एम मीटर का काम करंट नापना, वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज नापना, गैल्वेनोमीटर का काम इलेक्ट्रिसिटी है ये पता करना, बस, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज नापना है। वोल्टेज नापना क्यों जरूरी है सर? बेटा वोल्टेज नापना इसलिए जरूरी है कि हमें ये तो पता चले कि किसी अप्लायंस के लिए या कोई प्रोसेस जिसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। भाई वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वो फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। जब हम कोई सर्किट बनाते हैं ना बेटा, जैसे एक सर्किट है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें जब हमने एक बैटरी लगाई, हम कहते हैं 5 वोल्ट 3 वोल्ट, ये जो वोल्टेज है ना, ये बेसिकली वो फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है ना बेटा, ये इस वोल्टेज की वजह से है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब 3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराएगा, बल्ब ग्लो होगा, लेकिन थोड़ा हल्के से ग्लो होगा क्योंकि ये कम फोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन कम स्पीड में ट्रेवल करेंगे। 5 वोल्ट बहुत हाई फोर्स है, तो ये जो बल्ब है ना, ये बहुत अच्छा ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे। वोल्टेज समझ में आ गई बात बेटा, वोल्टेज की? जी सर। ठीक है, तो मैंने वोल्टेज नापा, और वोल्टेज नापना जरूरी है इन इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से यहां ट्रेवल कर रहे हैं, ये किस फोर्स से ट्रेवल कर रहे हैं हमें ये पता करना जरूरी है, ताकि अगर हम इस जगह पर कोई बल्ब, कोई ऐसा अप्लायंस लगाते हैं जो इस बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, हमें पता तो चले कि क्या ये वोल्टेज, क्या ये करंट का फ्लो उस अप्लायंस के लिए कंपेटिबल है भी कि नहीं। कहीं ऐसा हो कि हमने जो अप्लायंस लगाया उसके लिए कंपेटिबल नहीं था, बहुत कम था, तो वो अप्लायंस चलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा। और अगर
जो हमने अप्लायंस लगाया है इसमें, उसके मुकाबले में ये वोल्टेज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये बहुत ज्यादा है, तब भी अप्लायंस हमारा जल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? वोल्ट मीटर। जी सर। तो वोल्ट मीटर का काम था बेटा यहाँ पर क्या, कि ये करंट को डिटेक्ट करे। इसने डिटेक्ट करके बता दिया, इसने बोला कि भाई यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ना वो 0.76 वोल्ट्स है, ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है बस। अच्छा, अब ये 0.76 वोल्ट है, ये इस वोल्ट मीटर को कैसे पता चला? अब ये जो 0.76 वोल्ट है ना, ये दरअसल इस जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रोसेस ये वाला पूरा समझ में आ गया बेटा? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? सर सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज किया? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा बेटा, अभी जरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात थोड़ी सी रह गई है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब मैं वापस आ रहा हूं। अच्छा जी, अब हुआ क्या, हम यहां पर निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हमें पहले खुद से कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अल्लाह ने उसके ऊपर लिख कर दुनिया में भेज दिया हो कि ये वाला मेटल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। तो जब हमें कोई बात पता नहीं होती तो हम पहले सबसे पहले किसी चीज को स्टैंडर्ड बनाते हैं। हमने सबसे पहला जो स्टैंडर्ड सेट किया बेटा, वो स्टैंडर्ड सेट किया हाइड्रोजन को। हमने माना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है, हमने ये मान लिया है। अब दरअसल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं है, ये बात समझना मेरी, दरअसल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं है, लेकिन चूंकि हमें बाकी सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, तो फॉर दैट हमने हाइड्रोजन की वैल्यू को 0 सपोज कर लिया। अब जो सब्सटेंस अच्छा इलेक्ट्रॉन लूजर होगा, यानी कि जो सब्सटेंस अच्छा करंट फ्लो कराएगा हाइड्रोजन की तरफ, वो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। जो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करवाएगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा। हम इस तरीके से हर सब्सटेंस का, हर मेटल का, हर नॉन मेटल का, हर कंपाउंड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर सबको? ये बात सारी समझ में आ गई सबको? यस सर। हमने सपोज किया है ना? जी, हमने हाइड्रोजन की वैल्यू को सपोज कर लिया है, मतलब हमने आर्बिट्री सेट कर दिया है। ठीक है ना, एक आर्बिट्री वैल्यू सेट कर दिया हमने कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। अब दूसरे सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो 0 से ज्यादा होगा या फिर 0 से कम होगा। समझ गए? यस सर। ठीक। अच्छा जी, अब जिंक का जब मामला था, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किस तरीके से मालूम किया, अब ये देखते हैं। यहां पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ने हमें इसकी वैल्यू बताई। जिंक जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुआ तो 0.76 वैल्यू बता दी, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिंक का आ रहा है वो 0.76 है, बट ये पॉजिटिव 0.76 है या नेगेटिव 0.76 है, अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ। दूसरी बात, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है या रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता है अभी। अब ये थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, चीजों को हम अभी समझते हैं। अब आ जाओ यहां पर, देखो सेल रिएक्शन को समझना, उससे बाकी सारी बात समझ में आ जाएगी। जिंक सॉलिड था, जिंक के इलेक्ट्रोड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक से ट्रेवल करके गए हाइड्रोजन की तरफ। सही है, जिस पर वोल्ट मीटर ने रीडिंग बताई 0.76। अब मुझे एक बात बताओ,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। बताओ बेटा, आवाज आ रही है? सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, वेरी गुड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब देखो, जिंक ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो जो पोटेंशियल यहां पर आया उस पोटेंशियल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई? बेटा ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए थे बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन वायर में से ट्रेवल होकर आए हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन ने उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन ने जब उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 हो गया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये जिंक का है और ये हाइड्रोजन का है। अच्छा, चूंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है बेटा, सही है ना, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा था, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को आप क्या कहोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ कि जिंक का न्यूट्रल एटम आयन बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो रहा है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो हो क्या रहा है कि भाई जिंक न्यूट्रल से आयन बन रहा है और हाइड्रोजन आयन से न्यूट्रल हो रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इस पूरा प्रोसेस जो अभी हमने पीछे देखा, उस पूरे प्रोसेस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो आया 0.76। सही है, 0.76। अच्छा, इसी में एक फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ द सेल। ई सेल क्या होता है? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सही है। अब यानी कि वो जो अभी आपने सेल देखा था ना, जिंक, दो अलग अलग जो सेल थे, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था, इधर जिंक था इधर हाइड्रोजन था, उस सेल की बात कर रहा हूं। उस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे? ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ई रिडक्शन कितना है? 0। सही है। ई ऑक्सीडेशन कितना है? माइनस 0.76। आंसर क्या बनेगा? माइनस 0.76। ये आ गया ई नॉट ऑफ द सेल। बात समझ गए? यस सर। जी सर। अच्छा, अब यहां पर एक बात और सुन लो। क्या? कि इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस है ना, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन देखते हैं। हमेशा, कभी भी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नहीं देखते, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ही देखते हैं हमेशा। यानी कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो तो 0.76 है, और ये दरअसल क्या है? ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं है। यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत है, गेन करने की सलाहियत तो नहीं है। ठीक है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? वैल्यू यही रहेगी बेटा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ साइन बदल दो। 0.76 is the reduction potential of zinc, is the reduction potential of zinc। अब मैं जो बात समझा रहा था ना, वो हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोजन की वैल्यू अब ये हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। ठीक है। अब जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, वो हमेशा
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, मतलब कभी भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, और जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देंगे। क्योंकि ये जो बात की है ना मैंने, ये इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन की है। जैसे देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, -0.76, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 प्लस में होगा। यानी कि गेन करने की सलाहियत में नेगेटिविटी है, कमी है, और लॉस करने की सलाहियत में ज्यादती है। ऑक्सीडेशन की सूरत में तो हम कभी बात ही नहीं करते, हम जब भी बात करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल ही बताते हैं। अब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस लगा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, लॉस करना आसान है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल में पॉजिटिव है वैल्यू, उसका मतलब ये हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है, गेन करना मुश्किल है। समझ गए बेटा बात? बल्कि मैंने उल्टा बोल दिया, गेन करना आसान है, लॉस करना मुश्किल है। जी जी जी, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये है बेटा पूरा प्रोसेस। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक बेल सिस्टम और ये सारी चीजें बनती हैं ना, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसी मतलब बुनियादों पे हम बनाते हैं। ये